हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है और उसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज। आज का लेक्चर ही डिसाइड करेगा कि आपके डिटर्मिनेंट्स में ग्रीप आपकी पकड़ कैसी बनती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ हमारा ईमेल एड्रेस rodo2it12@gmail.com। यहाँ में आप हमें अपने डाउट्स, सजेशंस, क्वेरीज भेज सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बेसिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए थे सारे के सारे, और अभी हम जाने वाले हैं आगे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ और कोई नहीं हो सकती है ये चैप्टर के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ही सब कुछ डिसाइड करती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो बंदा समझ गया, जिसने इसको अपने खून में उतार लिया, वो डिटर्मिनेंट्स यूं यूं सॉल्व कर पाएगा चुटकियों में। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 1, ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से। इंटरचेंजिंग of any two rows or columns will change. Okay, okay, यहाँ से है, sorry, first one, this is the first one. The value of determinants is unchanged if its rows and columns are interchanged. ठीक है, मतलब कि मेरे पास जो रो है उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो सेम की सेम रहेगी। कैसे? यहाँ पे देखो, अभी मैं रो में बोल रहा हूँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब ये ये रो है, उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ तो कैसा हो जाएगा? A1 B1 C1। ठीक है, और ये हो जाएगा A2 B2 C2 A2 B2 C2। जो फर्स्ट रो था वो बन गया फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो था वो बन गया सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो था वो बन गया थर्ड कॉलम। अल्टीमेटली ये क्या हुआ, जो रोज थे वो कॉलम बन गए, जो कॉलम थी वो रो बन गई। कॉलम क्या था? A1 A2 A3, जो वो रो बन गया। देखो A1 A2 A3 अब रो बन गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉलम वो रो बन गए, रो कॉलम बन गए, रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू भी इसके जितनी ही आएगी। मतलब ये वैल्यू अगर डी है तो इसकी वैल्यू भी आएगी आपकी डी। ये दोनों की दोनों वैल्यू आएगी सेम, देर विल बी नो डिफरेंस। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज इसे कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज से, ए टी लिखने से। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो 8 - 5 1, 5 8 1 6 3 1। अब इसको मैं ये जो रोज है उसको इंटरचेंज करता हूँ कॉलम में, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से, ये जो है वो कॉलम में आ जाएगा, मतलब 8 - 5 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 5 8 और 1 हो जाएगा, इसी तरह से 6 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसका वैल्यू फाइंड करो, खुद से वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि आप जितना आप फाइंड करोगे मैं फाइंड करूंगा मुझे तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप फाइंड नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। तो आप इसका वैल्यू फाइंड करो, तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी आएगा। तब आपको पता चलेगा कि भैया इंटरचेंज करने से रो और कॉलम को, सारी रो सारी कॉलम को इंटरचेंज करने से, ट्रांसपोज करने से वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की सेम रहती है। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। आई होप सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, विच फॉर आर प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है ये वाली। ओके, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम, कोई भी दो रो और कॉलम विल चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या बता रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, यही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 8 - 5 1, 5 8 1 6 3 1। चलो, अब आप मुझे बताओ कौन सी दो रो को आप लोगों को एक्सचेंज करना है। लेट्स से फर्स्ट और 3 को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 -5 1 है। ओके, फर्स्ट और 3 को मुझे एक्सचेंज करना है, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 1, सेकेंड वाली अनइफेक्टेड रहेगी, और यहाँ पे आ जाएगा 8 - 5 और 1। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू अगर आपने फाइंड की है खुद से तो ये आपकी आएगी 2, और अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, दिस डिटर्मिनेंट जिसमें हमें किन्हीं दो रो, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -2। मतलब एक साइन आगे नेगेटिव आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, देखो 8 बाई माइनस 5 1 5 8 1 6 3 1, तो इन लोगों ने क्या किया है, कौन सी, इन लोगों ने सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज किया, देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे इसको भेज दिया और इसको यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है। देखो तो 6 3 1 यहाँ पे आ गया, 5 8 1 यहाँ पे आ गया, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा आपका, -2 ही आएगा, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब यहाँ से ही आप एक और बार वैल्यू, एक और बार इंटरचेंज करो, ठीक है। लेट्स इस बार करते हैं सेकंड और थर्ड को हम, तो 6 3 1 ऐसे का वैसा रखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 8 - 5 1 और 5 8 1, तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको, ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन था, एक और बार माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, मतलब जो पहले था वही वैल्यू आ जाएगी। तो इस पे से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस पे से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टू टाइम्स रो और कॉलम इंटरचेंज करने से, टू टाइम्स रो और कॉलम इंटरचेंज करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 बार कर देता हूं तो मेरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम रहेगी। और थोड़ा बड़ा कंक्लूजन करते हैं कि अगर मैं 2 के मल्टीपल्स में, मतलब 2 4 6 8 टाइम्स में इंटरचेंज करता हूं, ठीक है, मतलब 2 के टाइम्स अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो मेरा वैल्यू सेम रहेगा, सेम वैल्यू। लेकिन अगर मैं 1 3 5 7 मतलब 2k+1 फॉर्म में मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने एक बार इंटरचेंज किया तो वैल्यू मेरा नेगेटिव आ गया, दूसरी बार मैंने चेंज किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने तीसरी बार किया तो फिर से नेगेटिव साइन आ जाएगी -g, अगर चौथी बार किया तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ रही होगी। अगर हम 2 बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन अगर एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं किन्हीं 2 रो और कॉलम को तो वैल्यू हो जाएगी मेरी नेगेटिव, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, दिस इज माय थर्ड प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। मैंने आपको आगे इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़े डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए दिए थे, कहाँ गए वो, ये रहे, ठीक है। मैंने आपको ये वाले डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो आप अगर ये वाला जो फोर्थ है ना, आप देखो ये फोर्थ वाला डिटर्मिनेंट, तो इसके लिए आपकी वैल्यू 0 आनी चाहिए थी। आई होप सबकी वैल्यू 0 आई होगी। कैसे, यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ 3 3 3, अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी 1 1 1 हो जाएगा, तो ये भी सेम ये भी सेम, तो उसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। आप कॉमन ले सकते हो, वो अभी आएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो जाती है, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो उसकी वैल्यू 0, आंख बंद करके, ये देखो 1 1 1 है, ABC है, 1 1 1 है, तो आंख बंद करके इसकी वैल्यू लिख दो 0। आप इससे सॉल्व करोगे तो भी आपकी वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे R1 = R3 है। इसी तरह से 41 1 1 44 1 1 47 1 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि C2 = C3 है, ये दोनों आइडेंटिकल है। 1 1 1 होना जरूरी नहीं है। लेट्स टेक सम अदर वैल्यू के 5 6 7 एंड 10 11 12, तो इसके लिए भी इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मतलब C1 = C2 है, दैट इज द रीजन। ओके, जब भी सब्जेक्टिव पेपर आप लिखते हो ना, तब आपको ये रीजंस लिखने इस तरह से साइड में जरूरी होता है हर स्टेप के बाद, वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे करना है। अभी प्रॉपर्टी समझ लो पहले, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि किन्हीं दो रो और कॉलम सेम हो जाती है तो उसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाती है 0। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया कॉमन लेने वाला, कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सो ऑब्टेन इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ इट्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब कि ये जो हमारा एक डिटर्मिनेंट है 8 5 6 -5 8 3 1 1 1, उसकी वैल्यू है 2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक जो थर्ड रो है उसको मैं k के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तब एक ही रो के साथ मल्टीप्लाई होता है।
सपोज के मैंने आपको आगे भी बताया कि 1 1 1 2 2 2 और 5 6 7 है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ ना तो यहाँ से एक ही बार 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 1 5 6 7 होगा, ठीक है। और अगर मैं सपोज के यहाँ पे भी होता 3 3 3 होता, और मैं अगर यहाँ से 3 कॉमन लेता तो यहाँ से 2 यहाँ से 3, तो 2 इंटू 3 कॉमन लिया जाता। कॉमन लेना और मल्टीप्लाई कर रहा ऑलमोस्ट एक दूसरे का इन्वर्स है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये एक डिफरेंस है कि मैट्रिक्स में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब हम वो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू वो उतने टाइम्स हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको हटा देता हूँ पहले। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, थर्ड कॉलम जो मेरी थी 1 1 1, उसको मैंने थर्ड रो सॉरी, उसको मैंने के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो के हो गया। और फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो पहले मेरा वैल्यू आ रहा था 2, अब मेरा वैल्यू आ रहा है 2k, ठीक है। दैट मीन्स कि k इंटू डी, दैट मीन्स कि k टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट k के साथ, नॉट नेसेसरी कि वो जीरो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी दैट नंबर, दैट कांस्टेंट, दैट k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। दिस इज माय प्रॉपर्टी नंबर 4, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। और एंड फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, ओके, again a very good property, if each element of any row or column of a determinant is a sum of two terms, then determinants can be expressed at the sum of two determinants, okay। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इस तरह से एक डिटर्मिनेंट लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसमें सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, देखो दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज अ सम ऑफ टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स, जिसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ये दो तो देखो दोनों में कॉमन आ जाएंगे, a2 b2 c2 a3 b3 c3 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये कॉमन आ जाएंगे। फिर फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आ जाएगा a1 b1 c1, सेकंड डिटर्मिनेंट में आ जाएगा x y z, a1 b1 c1 x y z और बीच में प्लस साइन। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम कॉलम में भी लिख सकते हैं कि a1 a2 a3 b1 प्लस p b2 प्लस q b3 प्लस r c1 c2 c3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम वो तो हर दोनों में सेम रहेगा, और यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा b1 b2 b3 और दूसरे में आ जाएगा pqr और बीच में आ जाएगा प्लस। इसका मैं एक आपको अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ओके, और फिर प्लस लिखने के बाद आपको दिख जाए 1 2 3 देन 7 8, ओके 7 8 11 और यहाँ पे 7 8 9, ठीक है, आपको ऐसा दिख गया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये दो कॉलम, ये दो रो सॉरी, ये दो रो दोनों में सेम है, तो मैं इसका एडिशन कर सकता हूँ और वो क्या हो जाएगा 1 2 3, इन दोनों का एडिशन 4 प्लस 7 दैट इज 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, वो हो जाएगा 11 5 8 दैट इज 13 और 11 6 दैट इज 17 और यहाँ पे 7 8 9। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, सपोज कि इसकी वैल्यू आई d1, इसकी वैल्यू आई आपकी d2, तो आप दोनों की वैल्यू फाइंड करो और इसकी वैल्यू आई d, तो d1 प्लस d2 हो जाएगा क्या d, ठीक है। ये क्या किया हमने, इसका उल्टा किया कि अगर आपको दो इस तरह से दिख रहे हो डिटर्मिनेंट्स और उन दोनों में कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो, जैसे कि यहाँ पे है a2 b2 c2 a3 b3 c3 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो आप इसके उल्टे भी जा सकते हो, मतलब ये वाइसे वर्सा होता है, ये दोनों साइड ट्रू होता है, ठीक है। तो अगर दो रो कॉलम सीख दे तो आपको अगर कन्वीनियंट हो तो आप इस तरह इस साइड भी जा सकते हो। अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको न्यूमेरिकल देख के पता चलेगा, जो आपको फिजिबल हो, जो चीज़ आपको ईजी पड़ रही हो, तो उस हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ से यहाँ जाने में, लेट्स से कि इस साइड जाने में, इस साइड जाने में अगर मेरा यहाँ पे 0 0 0 आ रहा है और किन्हीं दो रो कॉलम सेम आ रही है, तो मतलब कि मेरा आसानी हो रही है सिंप्लीफिकेशन में, तो मैं इस साइड जाऊंगा। अगर मेरा ऑपोजिट साइड जाने में मेरा वो काम हो रहा है तो मैं ऑपोजिट साइड जाऊंगा, ठीक है।
जैसे मेरा कन्वीनियंट होगा उस तरह से मैं प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करूंगा। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी। इसी तरह से यहाँ पे ये उल्टा भी हम जा सकते हैं। 11 को मैं सेपरेट करके 1 2 3 7 8 9 सेम रख के 11 को मैं अपने हिसाब से सेपरेट कर सकता हूँ 4 5 6 और 7 8 11 में, या कोई और वैल्यू में भी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई विल से। क्या बोल रहे हैं? इफ अ कांस्टेंट multiple of all elements of any row or column is added to the corresponding element of any other row or column, then the value of the determinant so obtained remain unchanged। क्या बोल गया भाई ये? ध्यान से फिर से पढ़ता हूँ। इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, मतलब कि कोई भी एक रो या कॉलम ले लो। चलो चलिए ठीक है, हम लेते हैं पहली रो। ठीक है, 8 5 6 ले लिया, 8 5 6, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। हमने पहले रो ले लिया, उसका कांस्टेंट मल्टीपल ले लेते हैं, दैट इज कोई एक के एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 के 5 के एंड 6 के। ठीक है, और अगर उसको मैं ऐड करता हूँ, इज एडेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। अगर मैं ये रो लिया है तो उसको मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो में ऐड कर सकता हूँ, और अगर मैं कॉलम लेता तो मैं उसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में ऐड करता, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में ऐड कर सकता। तो ये फर्स्ट रो मैंने मेरा बनाया है। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ लेट्स से थर्ड रो में। तो यहाँ पे देखो ये 8 5 6 वैसे का वैसा रहा, ये -5 8 3 वैसे का वैसा रहा, और यहाँ पे 1 1 1 था, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 8 के, ये हो जाएगा 1 + 5 के, ये हो जाएगा 1 + 6 के। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट रो को देखने, फर्स्ट रो को इसको मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई किया के से, और उसको ऐड में किया, उसको ऐड किया मैंने थर्ड रो में, तो मुझे नई वैल्यू मिली किस रो की? R3 की। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, दिस इज इट्स नोटेशन कि KR1 + R3 = R3। तो R3 में मैंने ऐड किया है KR1 को, तब मुझे मिला है R3। तो ये जो डिटर्मिनेंट बन रहा है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू होती है सेम। दिस वैल्यू इज D एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो D। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक एग्जांपल के साथ लेके मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ तो थोड़ा बेटर आइडिया आएगा। लेट्स अज्यूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू निकाली, आप निकालना, सपोज कि आ गई आपकी D। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मैं कर रहा हूँ R1 × 1 + R3 दैट विल गिव मी R3। ये एलिमेंट्री प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि R1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और R3 में ऐड कर दूँ, तो मुझे नया R3 मिलेगा। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे R3 में ऐड करना है। तो देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1, यहाँ पे ऐड किया तो 8, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ पे ऐड किया तो 10, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3, यहाँ पे ऐड किया तो 12। तो ठीक है, ये प्रोसीजर हमने कर लिया, दैट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालोगे ना, तो इसकी वैल्यू भी आपकी आनी है D ही। इसी तरह से मैं कॉलम में भी करूं, मेरी जितना मन हो इतना करूं मैं। अगर मैं ऐसे 10 ऑपरेशन भी कर देता हूं ना, तो भी मेरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसीलिए जब हमें बहुत ही बड़ा न्यूमेरिकल बड़ा डिटरमिनेंट दिखता है, तब हम ऐसी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके उसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं। जितना हो सके उतना रिड्यूस करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि एलिमेंट्स आ जाए 1 0, ऐसे एलिमेंट्स आए, क्योंकि ये एलिमेंट्स बहुत आसान होते हैं। जीरो जहाँ पे आ गया वो तुरंत जीरो करके हमारा आंसर ईजी हो जाएगा। ठीक है, हम जैसे आगे न्यूमेरिकल देखेंगे तब मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि हम ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस इसे कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हम करते हैं। अगर हम रो में करते हैं तो ये हो जाएगा रो ऑपरेशंस, अगर कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर हम रो या कॉलम ऑपरेशंस करते हैं इस तरह से, मैंने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, आप 2 के साथ करो, आप -1 के साथ करो, आप 0 के साथ करो, आप 10 के साथ करो, आंसर सेम का सेम रहेगा, वैल्यू D की D ही रहनी है। ठीक है, तो दिस इज माय प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये जो 6 प्रॉपर्टी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मैं फिर से एक बार इसका ग्लिम्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बार बार आती रहती है एग्जाम में। पहला बोल रहा है कि अगर हम रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दे, ठीक है, इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है, जिसे हम ट्रांसपोज भी कहते हैं, ट्रांसपोज भी जिसे हम कहते हैं। ओके, इसी तरह से हमारा है
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी थी कि इफ एनी टू रो और टू कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, एनी टू रो और कॉलम, तो आंसर मेरा हो जाएगा -d। तो पहले अगर 2 था तो एक बार चेंज करने पे हो जाएगा -2, एक और बार चेंज करूंगा तो मेरा हो जाएगा +2। तो उस पे से हमने डिड्यूस किया कि अगर हम इवन टाइम्स चेंज करते हैं, ठीक है, इस तरह से इवन टाइम्स अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि आंसर वैल्यू विल बी द सेम। लेकिन अगर हम ऑड टाइम्स चेंज करते हैं, ठीक है, 1 3 5 7 ऑड टाइम्स चेंज करते हैं तो मेरा आंसर वैल्यू में आ जाएगा नेगेटिव साइन यहाँ पे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि इफ एनी टू रो और कॉलम की वैल्यूज आइडेंटिकल हो तो वो हो जाएगा वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0। यहाँ पे देखो 1 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1 है, तो आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो 1 1 1 है, यहाँ पे 1 1 1 है, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी कि किसी भी रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये 1 1 1 था, उसको के साथ मल्टीप्लाई किया तो के हो गया, तो इसकी वैल्यू अगर 2 थी तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 2k। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2k, तो मतलब k टाइम्स इंटू डी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड डिटर्मिनेंट्स इज द सम ऑफ टू टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे था कि अगर दो एडिशन के फॉर्म में है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो कॉमन है ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे और इन दोनों को हम सेपरेट लिखेंगे, ए बी सी प्लस लिखने के बाद एक्स वाई जेड। इसी तरह से कॉलम में भी हो सकता है। और लास्ट वन हमने देखा प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी रो या कॉलम में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं और उसको किसी भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम में हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स विल बी द सेम। जैसे कि यहाँ पे 8 5 6 को हमने के साथ मल्टीप्लाई किया और थर्ड रो में ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 1 + 8k + 5k। तो इसकी वैल्यू अगर d थी तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी d। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टीज है हमारी डिटर्मिनेंट्स की और उस पे से ही हम सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, तो आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।